हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किया था। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कभी भी सर कुछ क्वेश्चन पूछने क्वेश्चन पूछने हैं, मतलब सर, मतलब डाउट है, क्वेश्चन है जो नहीं हो पा रहा है। स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लास्ट में बात करेंगे ओके सर। ना। काम कर लेते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ एक एंटरटेन करोगे, बाकी सब बैठे रहेंगे, टाइम सबका खराब होगा ना। तो जो आपको जो चीज पूछनी है वो आप लास्ट में पूछ लेना, या जो पहले आ जाते हैं तो उस टाइम में पूछ लिया करो। आज नहीं आए लेकिन कोई इशू नहीं है, तो बाकी क्लासेस में तो रहते ही है ना 3:30 बजे। ठीक है। ओके सर। हाँ तो बेटा हमने न्यूट्रलाइजेशन किया था, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी की थी। तो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी में बताओगे जरा आप, थोड़ा सा बताइए। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो कितनी होती है बेटा एनर्जी न्यूट्रलाइजेशन का? माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। पर इक्विवेलेंट बेटा, माइनस का मतलब क्या होता है? निकलना। 13.7। और वैसे कैसे पता लगेगा? चलो पर इक्विवेलेंट तो बुक की लैंग्वेज होगी, हमें कैसे देख के पता चलेगा रिएक्शन में कि 13.7 लेना है या ज्यादा लेना है? सर मोल्स ऑफ वाटर को वाटर, वेरी गुड वेरी गुड, यही 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 पॉइंट कि आप वाटर देखोगे, जितने वाटर मोलिक्यूल होंगे 13.7 को से मल्टीप्लाई करोगे। और इन मोस्ट ऑफ केसेस अगर हम कोई वीक ले लेते हैं बेटा, वीक एसिड या बेस ले लेते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है 13.7 से या घटता है? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सर घटता है सर। कम होगा। क्यों कम होगा बेटा? क्योंकि सर कुछ एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी या फिर डिसोसिएशन एनर्जी में चली जाएगी। हाँ, कुछ एनर्जी वीक जो आपके पास एसिड या बेस है उसको डिसोशिएट करने में लग जाती है, कुछ अमाउंट वहां लग जाता है तो कम होता है, इसलिए कम हो जाती है। लेकिन एक केस मैंने ऐसा भी बताया था बेटा जिसमें उल्टा एनर्जी कम होने की बजाय बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा निकलती है एनर्जी। ऐसा एग्जाम्पल कौन सा था? सर HF। एच एफ। एच एफ था, हाइड्रोजन फ्लोराइड था, एच एफ था, बिकॉज ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोराइड। यहीं तक किया था ना बेटा हम लोगों ने? यस सर। तो ये आपने जो है एंथैल्पी निकालना सीख लिया। देखो अभी तक जो हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में चले हैं, तो मैं अगर आपसे बात करूं तो हमने सबसे पहले बेटा हीट किया, फिर वर्क किया, ट्रांसफॉर्म है ना, फिर इंटरनल एनर्जी किया, फिर आप लोगों ने एंथैल्पी किया। इंटरनल एनर्जी किया, फिर हम लोगों ने एंथैल्पी किया, और एंथैल्पी के बाद फिर एंथैल्पी कैलकुलेशंस की डिफरेंट टाइप की है ना। इसके बाद भी इस चैप्टर में दो पॉइंट रह जाते हैं बेटा, एक होता है एंट्रोपी और एक होता है जिसको हम बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। पूरा चैप्टर इन सभी पॉइंट पर होता है, यहां तक तो हम कर चुके हैं। अब हमारे पास दो पॉइंट रहेंगे बेटा, एक एंट्रोपी रह गया, एक गिव्स फ्री एनर्जी रह गया। आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे बेटा एंट्रोपी, ये क्या चीज होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी को रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो एस से किया जाता है, क्योंकि एनर्जी ई से ऑलरेडी आप रिप्रेजेंट कर चुके हो। और एंट्रोपी होता क्या है एक्चुअल में? ये मेजर ऑफ इज द मेजर ऑफ या मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। किसी भी चीज में, किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डरनेस कितनी है,
मतलब पार्टिकल के मूवमेंट कितने हैं उसका जो मेजरमेंट होता है थियोरेटिकली उसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी का मतलब मेजरमेंट या मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। रैंडमनेस जिस सिस्टम में ज्यादा होगी उसको बेटा हम बोलेंगे उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, और जिसमें रैंडमनेस कम होगी मतलब ऑर्डरनेस ज्यादा आ जाएगी, डिसऑर्डरनेस कम होगी, उसको बोलेंगे उसकी एंट्रोपी कम। तो एंट्रोपी जो एक्चुअल में है ये एक्चुअल में मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस है, और मैथमेटिकली ये जो कैलकुलेट करते हैं वो एंट्रोपी चेंज से करते हैं। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी है। मतलब क्या, मैथमेटिकली फार्मूला याद करना है बेटा आपने, उसके बाद इसका मीनिंग भी समझाऊंगा, सिग्निफिकेंस भी समझाऊंगा मैं आपको, कि जो किसी सिस्टम में रिवर्सिबली, रिवर्सिबली मतलब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में ज्यादा चेंजेस नहीं आए हुए हैं, तब जो हीट एब्जॉर्ब होती है, क्यू रिवर्सिबल का मतलब हीट अब चाहे एब्जॉर्ब हो चाहे इवोल्व, हीट रिवर्सिबली एब्जॉर्ब या इवोल्व कुछ भी ले सकते हो बेटा, रिवर्सिबली एब्जॉर्ब और इवोल्व एट कोई भी टेम्परेचर, ई टेम्परेचर। तो इसका मतलब यहां पर अगर इसको बोलते हैं डेल्टा एस को बोलते हैं एंट्रोपी चेंज। तो सिंपली अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग में अपने आप दे दूंगा आपको, पहले सिंपली समझना है कि आपसे थियोरेटिकली बेटा कोई पूछे व्हाट इज द एंट्रोपी, तो क्या बोलोगे एंट्रोपी क्या है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रेंडमनेस। जितनी रेंडमनेस होती है या जितनी डिसऑर्डरनेस होती है किसी भी चीज में, इसका मतलब हम कहते हैं उसमें एंट्रोपी है, उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। इसी हर एंट्रोपी हर चीज में होती है, किसी में कम होती है किसी में ज्यादा होती है। मैथमेटिकली निकालने का तरीका क्या है, ये एक्चुअली इंजन की केमिस्ट्री पर है, फिजिक्स पर है, तो वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको इसको समझना है कि मैथमेटिकली सिंपली याद करो कि एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या आ जाएगा बेटा, सर जूल पर यूनिट है। क्यू बाई टी है ना, जूल जो पर क्यू का केल्विन। यूनिट होगा और जो टेम्परेचर का यूनिट होगा। तो कोई भी कह सकते हो जैसे कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ये भी बोल सकते हो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ये जैसे आप बोल रहे हो जूल पर केल्विन भी बोल सकते हो, जूल पर केल्विन, या हम सीधा जनरली एंट्रोपी यूनिट भी बोल देते हैं बेटा, एंट्रोपी यूनिट। तो एंट्रोपी जो है उसका यूनिट होता है कैलोरी पर केल्विन, मतलब कितने टेम्परेचर पर कितनी हीट कोई सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। एक्चुअली ये आया कहां से है, इसका सिग्निफिकेंस पहले बात कर लेते हैं। पहले तो दो चीजें अच्छी तरह से दिमाग में बिठा ली कि थियोरेटिकली अगर आपसे पूछा जाए तो एंट्रोपी क्या है, क्योंकि बहुत टिपिकल पार्ट है ये इस चैप्टर का, बहुत मतलब दिमाग लगा के समझना पड़ेगा हमें। तो एंट्रोपी है क्या चीज, पहले ये समझना है कि एंट्रोपी क्या चीज है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस है। और मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो बेटा क्या करोगे, बोलोगे एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। किसी के क्यू रिवर्सिबल को टी से डिवाइड कर दो तो उसकी एंट्रोपी, अब इसका मतलब एंट्रोपी अगर टेम्परेचर 0 केल्विन कर दें तो एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, किसी चीज को 0 से डिवाइड कर दो बेटा, सर मैथमेटिकली जो, हाँ, जो मैथमेटिकली निकालोगे उतना आंसर आपके पास आ जाएगा। ये जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी अब डिपेंड किस पे करती है, अब मैं सिग्निफिकेंस पे आता हूँ। पहले आपने ये ध्यान रखना है, नोट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1। सर हाँ सर एंट्रोपी यूनिट जो जूल पर केल्विन और कैलोरी वाली है दोनों को एंट्रोपी यूनिट ही बोलेंगे। कोई भी एंट्रोपी यूनिट हो सकता है बेटा, 1 कैलोरी पर डिग्री होता है उसको एंट्रोपी यूनिट 1 बोलते हैं, कैलोरी से रिलेट करते हैं। ओके देखो बेटा, सर और हाँ सर ये जो रिवर्सिबल हीट है ये अब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिवॉल्व भी हो सकती और है। भी होती है बेटा। जनरली क्या है, अभी मैं बात करूंगा इंजन की बात करेंगे तो इंजन हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए मैंने एब्जॉर्ब लिख दिया है यहाँ पर। सर ये एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा मैं उससे। ओके सर। सर अभी अभी चलने दो टॉपिक, शायद जैसे टॉपिक आपको कंप्लीट होगा तो जितने दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं ना सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बार लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आप क्वेश्चनिंग करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। हो सकता है आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए आपको, क्लास जो होगी वो बीच में अब्रप्ट नहीं होगी। ये अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है, अब जिस चीज के बारे में जानते ही नहीं है तो उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ना माइंड में, लेकिन जब वो टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे।
ठीक है। तो अभी मैंने सिंपली बताया है कि एंट्रोपी फिजिकली क्या होता है। फिजिकली मतलब होता है जिसमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा होती है, रेंडमनेस ज्यादा होती है, उसको, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। और एंट्रोपी को निकालती किससे हैं? टेम्परेचर से डिपेंड करते हैं, हीट को टेम्परेचर से रिलेट करते हैं। हीट मतलब क्यू, क्यू यहाँ पर हीट है, हीट को टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं तो एक वैल्यू आती है, उसको हम उसकी एंट्रोपी चेंज बोलते हैं। तो इसका मतलब पॉइंट वन, एंट्रोपी किस चीज पर डिपेंड कर रही है? डिसऑर्डरनेस पर। हमें तो अल्टीमेटली डिसऑर्डरनेस देख रहे हैं। डिसऑर्डरनेस का मतलब होता है कि ये आपकी फेज पर डिपेंड करेगी बेटा, डिपेंड्स अपॉन फेज। मान लेते हैं सेम स्पीसीज, जैसे वाटर ही है, तो सेम स्पीसीज का कोई एक्स स्पीसीज है या ए स्पीसीज है। ए स्पीसीज का सॉलिड स्टेज है, उसी ए स्पीसीज का बेटा गैस लिक्विड स्टेज है, और उसी ए स्पीसीज का सपोज गैसियस स्टेज है। तो किस स्टेज के अंदर पार्टिकल में मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा बेटा? सर गैसियस। गैसियस में। Gaseous. सॉलिड में तो टाइटली बाउंड होंगे। सॉलिड में जैसे देखो आप H2O, मान लो आइस ले लिया एज एग्जांपल, आइस, वाटर का एग्जांपल, वाटर की सब पार्टिकल तो H2O होते हैं। तो वाटर है, तो वाटर का जो कंपोनेंट है वो तो H2O है। अगर H2O टाइटली बॉन्डेड होते हैं तो बेटा सॉलिड बन जाता है, तो उसको आइस बोलते हो आप। और अगर एक दूसरे से लूज होने लग जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हो आप? वाटर, लिक्विड स्टेज में आ जाता है तो। और अगर पार्टिकल बहुत बहुत दूर होने लग जाते हैं तो इसी को क्या चीज बोलते हो बेटा? तीन है तो तीनों में ही किसी के पार्टिकल, तीनों ही चीज के अंदर पार्टिकल किसके हैं बेटा? H2O पे। H2O के पार्टिकल। H2O। जब H2O के पार्टिकल टाइटली बाउंड होंगे तब बेटा आइस है, थोड़े लूजली बाउंड हो गए तो वाटर हो गया, और बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हो गए तो आइस, ये स्टीम हो गया। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो किस पार्टिकल के अंदर मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा, इसमें देखेंगे अगर आप, गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा पार्टिकल का होगा, कि इसके पार्टिकल को तो टाइटली बॉन्डेड होंगे ऐसे, इसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होंगे, और इसके पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे। ये तो फ्री घूमते रहेंगे इधर उधर। तो सबसे ज्यादा जिसमें मूवमेंट होगा तो उसमें रेंडमनेस सबसे ज्यादा आएगी बेटा। रेंडमनेस सबसे ज्यादा आएगी तो जनरली हम क्या कह सकते हैं कि सॉलिड से ज्यादा लिक्विड किसी स्टेज की और लिक्विड से ज्यादा गैसेस में एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो अगर सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल के सॉलिड स्टेट से लिक्विड में ज्यादा एंट्रोपी और लिक्विड स्टेट से गैसियस में ज्यादा एंट्रोपी है। क्लियर? बट इस सर चीज, हाँ बोलो। सर यहाँ वो एंट्रोपी लिख रहे हो या फिर एंट्रोपी चेंज? वही बेटा, एंट्रोपी चेंज बढ़ेगा तो एंट्रोपी तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना। बट सर हम एंट्रोपी को कैलकुलेट थोड़ा कर सकते हैं, एंट्रोपी चेंज कर। लेकिन लेकिन हम अभी कैलकुलेशन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कंपेरेटिवली किस में एंट्रोपी कम होगी या किस में ज्यादा होगी, कंपैरिजन तो कर सकते हैं ना। यस सर वो कर। जिसके पार्टिकल में बेटा मूवमेंट ज्यादा होगा, इसका मतलब उसमें डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी, रेंडमनेस ज्यादा होगी बेटा। और जिसमें रेंडमनेस ज्यादा होती है उसकी एंट्रोपी ज्यादा बोलेंगे। क्लियर? कैलकुलेशन भी सर सिखाऊंगा, चेंज इन एंट्रोपी निकालना भी सिखाऊंगा। अभी तो एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। एंट्रोपी का जस्ट मीनिंग है कि डिस्टरबेंस, जिसमें डिस्टरबेंस ज्यादा है, जिसके पार्टिकल में डिस्टरबेंस ज्यादा है उसकी एंट्रोपी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है ये अलग बात है, लेकिन ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन कर सकते हो आप। क्लियर? सर एंट्रोपी चेंज का भी ऑर्डर तो यही रहेगा ना, सबसे ज्यादा गैस में, फिर ऐसे? वो एंट्रोपी चेंज का ऑर्डर ये होगा, बट वो कैलकुलेशन होगी जब आप मैथमेटिकल रिलेशन कब यूज करते हो, जब कैलकुलेट करना हो आपको, है ना। अभी तो हम यस क्या सर। कर रहे हैं कि कंपैरिजन एंट्रोपी का भी कर रहे हैं, जब एंट्रोपी चेंज आएगा तब भी बात करेंगे उसकी बेटा। ओके सर। बट इसका एग्जांपल है, कई बार सीधा डायरेक्ट देखने से हमें पता नहीं लगता। जैसे मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको, आपको देखने में एक्सेप्शन सा लगेगा वो। जैसे आपने बेटा एग देखा है सभी ने, रो एग। यस सर। यस रो सर। एग, रो एग में क्या होता है? एक अंडा होता है, जैसे अंडे के अंदर एक येलो पार्ट होता है और बाहर की साइड लिक्विड पार्ट जो होता है वो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना ऐसा।
लेकिन इस एग को आप बॉईल कर दो बेटा, गर्म कर दो, बॉइल्ड एग, बॉइल्ड एग काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। बॉइल्ड एग सबने देखा होगा, बॉइल्ड एग जो होता है उसमें आपको येलो पार्ट, लेकिन जो अंदर वाला आपका पार्ट होता है व्हाइट, वो कैसा बन जाता है? सर सॉलिड हो जाता है। सॉलिड हो जाता है बेटा, लिक्विड नहीं रहता, सॉलिड हो जाता है। तो देखने में से तो ऐसे लग रहा है कि लिक्विड से कहाँ जा रहे हो आप? सॉलिड में। सॉलिड की तरफ। और तो इस हिसाब से एग की एंट्रोपी क्या होनी चाहिए आपकी? डिक्रीज होनी चाहिए। हाँ लेकिन रो एग से जब बॉइल्ड एग करते हैं तो बेटा एंट्रोपी जो होती है वो इंक्रीज होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि रो एग लिक्विड था, बॉइल्ड एग सॉलिड था तब भी? तो इसका रीजन है बेटा, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, एक्चुअली एग जो होता है वो प्रोटीन होता है। जो लिक्विड प्रोटीन होता है, लिक्विड के अंदर जो प्रोटीन की पार्टिकल्स होते हैं, जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, प्रोटीन की डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, मतलब प्रोटीन के पार्टिकल जो होते हैं। तो ये जो ये स्ट्रक्चर होता है रो एग वाला, ये प्रोटीन के पार्टिकल ऐसे फॉइल्ड रहते हैं, होता लिक्विड है लेकिन ये फॉइल्ड प्रोटीन होती है। लिक्विड में कैसी प्रोटीन होती है? ये फॉइल्ड प्रोटीन। फॉइल्ड प्रोटीन होती है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। जब कोई चीज फॉइल्ड होती है, और ये जो सॉलिड स्टेट का मतलब है, ये प्रोटीन, इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। बायोलॉजी में पढ़ते हो वैसे ये बात, डीनेचुरेशन ऑफ एग, तो यहाँ या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होती है, जो सॉलिड होता है, इसके अंदर प्रोटीन जो होती है खुल जाती है, थ्रेड जो होते हैं प्रोटीन के वो खुल जाते हैं। सपोज मैंने एक रिबन उठाया बेटा, एक रिबन, अब इमेजिन करना, क्योंकि क्लास में तो हम साथ में है नहीं, वहां तो रिबन उठा के मैं बता देता आपको। अब आप इमेजिनेशन करना कि सपोज आपने एक रिबन उठाई और रिबन को एक कॉर्नर से पकड़ा और हवा में लहरा दिया, एक कॉर्नर से पकड़ा और हवा में लहरा दिया, तो ये जो है ये आपका बॉइल्ड है। वो रिबन मतलब प्रोटीन के थ्रेड हैं, वो हवा में लहरा रहे हैं। अब आपने क्या किया, उस रिबन के जो थ्रेड है उसको मुट्ठी में बंद कर लिया। अगर मुट्ठी में कर लिया तो सारा का सारा जो थ्रेड है प्रोटीन का वो आपस में उलझ गया। उलझ गया तो बेटा कौन सी टाइप की प्रोटीन हो गई? वो फॉइल्ड प्रोटीन हो गई। तो ये वाली जो ये होती है, इसको टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, बाकी आप बायोलॉजी में काफी पढ़ेंगे। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। तो ये जो ओपन हो जाती है फॉइल्ड, जैसे दूसरा एक सीधा सा धागा बनाया है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो अब आपको तो ये देखना है कि एंट्रोपी चेक करना है, और एंट्रोपी का मतलब मेन बेसिक मतलब क्या है बेटा? एंट्रोपी का मतलब डिस्टरबेंस। तो कौन से पार्टिकल में ज्यादा मूवमेंट होगा बेटा? देखो आप खुद सोचो, आप कौन से पार्टिकल में ज्यादा होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर वाले में ज्यादा मूवमेंट होगा या टर्सरी वाले में, मतलब फोल्डेड वाले में होगा या अनफोल्डेड वाले में? ये फोल्डेड हो गया, ये अनफोल्डेड हो गया। सर अनफोल्डेड वाले में। अनफोल्डेड वाले में होगा। तो इधर से इधर जाओगे तो मूवमेंट इन पार्टिकल या डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस या मूवमेंट इंक्रीज होगा। मूवमेंट इंक्रीज होगा, इसलिए एंट्रोपी कम होने की बजाय क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। इसलिए ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपका एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा कि रो एग से बॉइल्ड एग की एंट्रोपी ज्यादा है, इवन वो सॉलिड है। तो रीजन क्या देंगे बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या रीजन देंगे आप? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाँ, लिक्विड के अंदर जो प्रोटीन होती है वो फोल्डेड स्ट्रक्चर में होती है, तो मूवमेंट कम होते हैं। और सॉलिड में जो बॉईल करने के बाद होती है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, मतलब अनफोल्डेड हो जाती है, तो उसमें मूवमेंट बढ़ जाते हैं। जिसकी मूवमेंट ज्यादा होते हैं वो एंट्रोपी ज्यादा होती है। जनरली तो यही याद रखोगे कि सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है और गैस की ज्यादा होती है, और बीच में लिक्विड की होती है। लेकिन आपको ये एक्सेप्शन दिमाग में रखना है, क्योंकि ये आपको क्या हो सकता है कि ऊपर ऊपर से सोचोगे तो गलत आंसर दे सकता है, क्योंकि लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहे हो आप? सॉलिड में। सॉलिड में। और इस हिसाब से आपके दिमाग में आ सकता है कि सर लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो एंट्रोपी क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए थी। घटनी चाहिए। बट मैं यहाँ तो अपोजिट बात बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है।
क्योंकि एंट्रोपी जो है वो डिस्टरबेंस पर, पार्टिकल के डिस्टरबेंस पर डिपेंड करती है बेटा। तो ये जो है टर्सरी स्ट्रक्चर से फोल्डेड स्ट्रक्चर से अनफोल्डेड प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज होगा प्रोटीन, इसलिए उसका एंट्रोपी इंक्रीज। क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है बेटा कोई? चलूं आगे? यस सर। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, दूसरा पॉइंट ये है कि जिसको आप ज्यादा टेम्परेचर दोगे, नोट नंबर सेकंड, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो किसी सिस्टम का ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो डिस्टरबेंस बढ़ेगी या घटेगी बेटा सिस्टम की? सर बढ़ेगी। डिस्टरबेंस बढ़ेगी। किसी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो डिस्टरबेंस बढ़ेगी। डिस्टरबेंस बढ़ेगी तो इसका मतलब एंट्रोपी भी क्या होगी? पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी, पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। सपोज एज एग्जांपल मैंने कह दिया कि H2O आपने ले लिया 27 डिग्री सेल्सियस पर, H2O को, है तो H2O लिक्विड ही ना, और फिर मैंने कह दिया कि इसी H2O को बेटा एक काम करो, आप ले लो 27 की बजाय 37 डिग्री सेल्सियस पर इसी लिक्विड को, तो क्या एंट्रोपी सेम रहेगी बेटा? सर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी सर। कौन से वाले लिक्विड की बढ़ेगी? जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा उसकी बढ़ जाएगी, उसकी ज्यादा होगी। जिसको ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा उसकी पार्टिकल में कंपैरेटिवली मूवमेंट ज्यादा होगा, तो इधर से इधर जाऊंगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी बेटा। सर डिस्टरबेंस टेम्परेचर से मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिस्टरबेंस ज्यादा क्यों होगी? भैया किसी को आप हीट करोगे तो उसके पार्टिकल का इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। बट जैसे आपको गुस्सा दिलाएं तो आपको गुस्सा आएगा तो अफरा तफरी बढ़ेगी या चुपचाप बैठे रहोगे आप आपके अंदर? तो ऐसे ही किसी सिस्टम को जो टेम्परेचर दिया जाता है, टेम्परेचर देने का मतलब क्या होता है? ये तो बेसिक केमिस्ट्री है बेटा, ये तो इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस। ये पार्टिकल पड़े हैं, अगर मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखूं, अब मैं 25 पे गर्म कर रहा हूं, तो पार्टिकल के मूवमेंट बढ़ने लग जाएंगे, डिस्टेंस इधर उधर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, मूवमेंट बढ़ने लग जाएगा। मूवमेंट बढ़ेगा तो डिस्टर्बेंस बढ़ेगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं इस पॉइंट में, तो इतना तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि किसी भी सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिस्टर्बेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर के साथ पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ेगा, पार्टिकल का मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कहीं से भी पकड़ के देख सकते हो। ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि टेम्परेचर कम कर दूं या बढ़ा दूं तो एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लो मैं आपको सेम फिजिकल स्टेट दे दूं, लिक्विड ही दे दूं दोनों, लेकिन एक के लिक्विड का कम टेम्परेचर दे दूं बेटा, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, एक लिक्विड का टेम्परेचर हाई दे देता हूं जैसे मैंने 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो एंट्रोपी किसका ज्यादा होगा? आप बताओ। आप इसके पार्टिकल में डिस्टर्बेंस ज्यादा होगी 37 डिग्री सेल्सियस, 37 वाले में। 50 डिग्री सेल्सियस लूंगा तो इससे भी ज्यादा हो जाएगी। 100 लूंगा तो वेपर ही बन जाएगा, गैस बन के इधर उधर घूमने लगेगा, वो पानी दिखेगा ही नहीं आपको। पानी को गर्म करना स्टार्ट करना आप, जैसे जैसे पानी को गर्म करते जाओगे 100 से ऊपर, तो पानी उड़ के भाप बन जाएगा, दिखेगा भी नहीं। इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ गया कि वो गैस बन गया, और गैस के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, बीच का अट्रैक्शन टूट गया, पानी दिखना ही बंद हो जाएगा बेटा। क्लियर? नोट नंबर 3, अगर आपको ये देखो भाई किसी घर में एक ही मेंबर है, सपोज एक घर में एक मेंबर है और उसी घर में 2 मेंबर है, मतलब एक तो अकेला रहता है, एक अपनी मिसेज के साथ रहता है, 2 जने रहते हैं, एक 10-15 बाल बच्चों के साथ रहता है, तो किस घर में डिस्टर्बेंस ज्यादा होगी बेटा? सर जो अपने बाल बच्चों के साथ रहता है। जो अपने बाल बच्चों के साथ रहता है। सीधी सी बात है कि जितने मेंबर ज्यादा होंगे तो कुछ ना कुछ मूवमेंट तो रहेगा ही, मूवमेंट रहेगा तो डिस्टर्बेंस बढ़ेगा बेटा। क्लियर कट पॉइंट है। तो यही मैं कह दूं कि सब कुछ सेम रख लो, टेम्परेचर भी सेम रख लेता हूँ अब की बार फिजिकल स्टेट भी सेम रख लेता हूँ, लेकिन जैसे मैं ऐसे ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ NO गैस 25 डिग्री सेल्सियस पे, एक ले लेता हूँ NO2 गैस 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं पूछूं क्या दोनों की एंट्रोपी सेम होगी? तो आप बोलोगे नहीं, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे तो डिस्टर्बेंस भी ज्यादा होगा। अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, मूवमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, तो उसके अंदर
एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो थर्ड पॉइंट क्या देते हो, क्या दे सकते हो, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटम। एटम्स पर स्पीसीज। अगर एक ही स्पीसीज में आपको कुछ और नहीं दिखाई दे तो जो पॉइंट दिखाई दे उससे आंसर निकालना है। ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटम पर स्पीसीज एंट्रोपी इंक्रीज। विल बी इंक्रीज। एंट्रोपी विल बी इंक्रीज। समझ गए बेटा, मैंने 3 पॉइंट दिखाए एंट्रोपी के। एक तो टेम्परेचर बताया मैंने कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, है ना। फिजिकल स्टेट चेंज करोगे तब भी एंट्रोपी पे फर्क पड़ेगा। और फिजिकल स्टेट नहीं है, मान लो आप नंबर ऑफ एटम पर स्पीसीज में चेंज कर रहे हो तब भी एंट्रोपी पर फर्क पड़ेगा। सर हाँ सर थर्ड स्टेज में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना? हाँ, अब किसी भी पॉइंट को डिस्कस करना है तो आपने बाकी पॉइंट कांस्टेंट करके एक चीज को देखना है आपने। सेम टेम्परेचर पर अगर दो स्पीसीज हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है उसकी एंट्रोपी हम ज्यादा बताएंगे, ठीक है। यस सर, ओके सर। सर हम्म सर अभी सर हमने पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंट्रोपी बढ़ती है, बट सर अगर जो इंट्रोपी का फॉर्मूला है उसमें अगर हम टेम्परेचर को 0 डालते हैं तो हमारी जो इंट्रोपी है वो इनफाइनाइट आती है। हम्म। लेकिन जीरो क्या बेटा, देखो 0 केल्विन डालोगे तभी तो आएगी। यस सर। 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, और 0 केल्विन पॉसिबल ही नहीं है टेम्परेचर। वो तो एक थियोरेटिकली सोच रहे हैं हम, है ना। बट सर अगर अगर 0 केल्विन हो गया तो फिर एंट्रोपी 0 कैसे, वो इनफाइनाइट कैसे हो जाएगी? अगर आपने टेम्परेचर 0 केल्विन कर दिया, है ना, तो टेम्परेचर जो एंट्रोपी तो 0 हो जाएगी उस टाइम पे। एंट्रोपी 0 हो जाएगा क्योंकि क्यू भी तो देखना पड़ेगा आपको। यस क्यू की सर। वैल्यू क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर आपने, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और टेम्परेचर कम करोगे तो एंट्रोपी कम होगी। अगर अब आप कहते हो कि सर मैं टेम्परेचर से रिलेट करना चाहता हूं तो क्यू को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना, तब आप कह सकते हो फिर वो वाली बात जो आप सोच रहे हो यस सर। ना। तो वो कंडीशन गिवन होगा आपके पास। अगर आप एंट्रोपी और टेम्परेचर का रिलेशन देखना चाहते हो तो क्यू को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्यू में भी तो वेरिएशन आएगा ना, वो भी बताऊंगा, अभी पॉइंट आएंगे बेटा, है। यस सर। तो अभी हमने सर थ्योरी, हाँ अगर सर एक से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे किसी में नंबर ऑफ एटम ज्यादा है और टेम्परेचर कम है, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं अलग होंगे? अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा, अलग अलग दोनों का, फिर देखेंगे डोमिनेंट किसका आया है उससे दिखाएंगे। मैंने क्या बोला, जैसे जैसे टॉपिक आगे जाने दो आपको सारी, अभी तो हम बस बेसिक स्टार्ट ही तो किया है अभी, है ना। आज का हो सकता है पूरा क्लास इसी पर लग जाए हमारा, एंट्रोपी के ऊपर। तो अभी तो जनरल आप एंट्रोपी का मतलब समझे ना, एंट्रोपी, क्योंकि पहले कभी ये वर्ड सुना ही नहीं होगा शायद आपने कि एंट्रोपी होता क्या है। तो एंट्रोपी का जस्ट मीनिंग क्या समझे बेटा आप लोग, जस्ट मीनिंग डिस्टर्बेंस सर और रैंडम। मेजर ऑफ डिस्टर्बेंस सर एक्शन मेजर एंड ऑफ ऑन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। हाँ बिल्कुल बेटा, जहां डिस्टरबेंस ज्यादा है पार्टिकल की, चाहे ऊपर से चाहे अंदर से, इंटरनली हो या कहीं भी, इंटरनली पार्टिकल के मूवमेंट भी तो होते हैं, बाहर से नहीं दिखाई दे रहा लेकिन अंदर तो है ना, एटम में नहीं दिखाई दे रहा, अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मूवमेंट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो जहां भी डिस्टरबेंस ज्यादा होगा उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, जहां डिस्टरबेंस कम होगा उसकी एंट्रोपी कम। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ आउटलाइंस यू कैन से दैट कि एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन द 3 फैक्टर। one is the temperature, second is the physical state, third is the number of atom, atomicity. Clear? सर यस सर। सर हम इससे अलग अलग स्पीशीज को कंपेयर नहीं कर सकते कि किसी में नहीं रैंडम? बेटा, फिर अलग अलग नहीं कर सकते, फिर तो हम, हमारे पास कौन सा फैक्टर कितना है वो नहीं बता सकते ना। कोई ऐसा आएगा जहां आपको कुछ लॉजिक लग रहा हो, यस लॉजिक सर। नहीं लग रहा होगा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, सपोज ये एंट्रोपी आपने ऐसे करना सीख लिया, तो एंट्रोपी जो है आपके पास, एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हो, एक्चुअल है क्या चीज, सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी क्या है। हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी क्या है। देखो बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी है, एंट्रोपी जो है कुछ ऐसी एनर्जी है, एक्चुअली एंट्रोपी इज रिलेटेड विद
रेजिडुअल एनर्जी, रेजिडुअल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी, which is destroyed in all type of processes और system। जैसे सपोज बेटा एज एग्जांपल आपके पास ये कोई इंजन है, कोई इंजन चल रहा है, गाड़ी चल रही है, फ्यूल चल रहा है, उस इंजन में अंदर रिएक्शन हुई, रिएक्शन से हमें एनर्जी मिली सपोज Q या डेल्टा H, कुछ भी मिली। आपने कोई रिएक्शन किया, जैसे कंबशन रिएक्शन करते थे आप, किसी इंजन में मीथेन का कंबशन हुआ, पेट्रोल का डीजल का कंबशन हुआ, उसमें एनर्जी निकली, तो ये डेल्टा H जितनी भी एनर्जी निकली, जैसे आपने कहा था न्यूट्रलाइजेशन में कितनी एनर्जी निकलती है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में 13.7, लेकिन जो भी एनर्जी निकलती है यहाँ पर सपोज एक्स एनर्जी, एक्स मैग्नीट्यूड का डेल्टा H का, लेकिन जब इंजन से आप यूजफुल वर्क निकालोगे, तब जो आपके काम कितना आ रहा है, इंजन में पेट्रोल जलने से कंबशन हुआ, कंबशन से एनर्जी निकली, लेकिन वो सारी की सारी एनर्जी जो है हमारी गाड़ी को चलाने के काम नहीं आएगी, यूजफुल वर्क नहीं होगा। कुछ ना कुछ एनर्जी जो अंदर के पुर्जे हैं उनको गर्म करने में या डिस्ट्रॉय, किसी भी फॉर्म में डिस्ट्रॉय होगी, जो अंदर के पुर्जे हैं वो मूवमेंट करेंगे तो डिस्टर्बेंस करेंगे ना, तो डिस्टर्बेंस करेंगे तो यहाँ पर अंदर ही अंदर कुछ एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, डिस्ट्रॉय एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड इन इंटरनल मूवमेंट। देखते हो ना, इंजन जब गाड़ी चलता है तो इंजन गर्म हो जाता है बेटा, इंजन गर्म हो जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने में कुछ एनर्जी लग गई, तो जितनी एनर्जी मान लो आपने एक्स एनर्जी दी, तो यूजफुल वर्क तो ऐसा नहीं मिलेगा ना, ऐसा भी इंजन बना लो आप, ये कितना मिलेगा आपको ऑलवेज, ये यूजफुल वर्क में कितनी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है ना, वाई, और यहाँ पर कुछ खत्म होगी सपोज जेड, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, थ्योरेटिकली तो आप सोच रहे थे आपके पास एनर्जी एक्स है, वाई प्लस जेड, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड होना चाहिए, लेकिन आपके जो जेड है वो कैसी एनर्जी है यहाँ पर, अनअवेलेबल, या इसको क्या बोलते हो, अनयूजफुल एनर्जी। ये अनयूजफुल एनर्जी ही एंट्रोपी फैक्टर से रिलेटेड होती है, क्यों कि आपने पढ़ा T इज इक्वल टू क्या पढ़ा था अभी फार्मूला एंट्रोपी का, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू इंटू टी, तो क्यू रिवर्सिबल जो है आपका वो क्या हो जाएगा, T इंटू डेल्टा एस, भी पढ़ा था ना आपने, एंट्रोपी को जब टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एनर्जी बनेगा, वो हीट बनेगा तभी तो, क्यू बनेगा तभी तो, क्योंकि T डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने ऊपर, मैथमेटिकली फार्मूला क्या पढ़ा था, क्यू रिवर्सिबल बाय टी, तो एनर्जी बनाना है तो क्यू की टर्म में देखना पड़ेगा एंट्रोपी को, तो डेल्टा एस इंटू टी या टी इंटू डेल्टा एस, तो ये वो फॉर्म है टी इंटू डेल्टा एस जो एंट्रोपी वाला, वो कभी भी हमारे काम नहीं आएगी एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी क्या होगी बेटा हमेशा, अनयूजफुल एनर्जी या अवेलेबल। मतलब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम जितना भी खाना खाते हैं हम, क्या वो सारा का सारा एनर्जी हम एक जगह पे लगा सकते हैं, नो सर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारी बॉडी को गर्म करने में या इधर उधर यूज जाएगा ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है बेटा, क्योंकि कोई चीज बनी है तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो रहेगी रहेगी, और वो डिस्टर्बेंस रहेगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो डिस्ट्रॉय जाएगी जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द इंजन विच गिव 100% एफिशिएंसी, विच गिव 100% एफिशिएंसी। क्यों 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता, क्या ये हमारा फॉल्ट है बेटा ऐसा इंजन बनाना, सर ये तो यूनिवर्सल नेचुरल है बेटा, कोई भी ऐसी चीज हो ही नहीं सकती कि अंदर के मूवमेंट में कुछ एनर्जी खर्च ना हो, तो जितनी एनर्जी होती है वो सारी की सारी हमारे काम नहीं आ सकती, कुछ ना कुछ एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी ही होगी। वो जो डिस्ट्रॉय फॉर्म वाली एनर्जी होती है वो एंट्रोपी फैक्टर वाली एनर्जी होती है। इसीलिए यहाँ लॉ बन जाता है ये कि आपका लॉ क्या बनता है कि कभी भी आप
ऐसा इंजन बना ही नहीं पाओगे पूरी जिंदगी में। कभी भी कोई भी साइंटिस्ट कितना ही बड़ा आ जाए, वो कभी ऐसा इंजन बना ही नहीं पाएगा जो सारी की सारी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, यूजफुल वर्क में। Energy में। मतलब इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं आएगी। तो इसका Right. मतलब कोई भी नेचर के अंदर प्रोसेस हो रहा है बेटा, नेचर के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो रही है, एंट्रोपी में खर्च हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी तो बढ़ ही जा रही है बेटा। तो मतलब मैं दो लैंग्वेज में बात करूंगा और मैं बिल्कुल फिलोसफर की तरह बात कर रहा हूं अभी आपसे, मतलब साइंस की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। तो साइंटिस्ट लोग बड़ा टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं। जिस बात को हमने इतनी आसानी से समझ लिया, उसी बात को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दिया साइंटिस्ट लोगों ने। और क्या बोला देखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Entropy of universe is always increasing. एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बाय नेचुरल प्रोसेस। कोई भी अगर नेचुरल प्रोसेस हो रहा है नेचर में तो उसमें डिस्टर्बेंस तो कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी डिस्टर्बेंस में खर्च हो रही है। या फिजिक्स वाले क्या कहते हैं उसी बात को, इंजन वाला एग्जांपल लेके बोलते हैं, केमिस्ट्री वाले सेकंड वाली बात बोल के बोलते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा बेटा और उसका मीनिंग भी समझ आ जाएगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, फिजिक्स वाले क्या बोलते हैं, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज impossible to construct an engine which converts itself all energy into useful work without help of external agent। किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प के बगैर हम कोई ऐसा इंजन नहीं बना सकते कि इंजन अपने आप जितनी एनर्जी है उसको सारी की सारी को किसमें कन्वर्ट कर दे, यूजफुल वर्क में। क्यों बेटा, इसका आंसर क्या दोगे, बिकॉज, ब्रैकेट में लिख दो रीजन, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी is always Destroy. destroy in Any- disturbance, always is destroy in disturbance। कुछ ना कुछ एनर्जी तो डिस्टर्बेंस होगी। इसी को बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये कौन से बोलते हैं, ये फिजिशियन बोलते हैं बेटा, क्योंकि इंजन का काम तो फिजिशियन से होता है। तो फिजिशियन ये बोलते हैं कि ऐसा इंजन हम बना ही नहीं सकते जो सारा का सारा एनर्जी जो है 100% जो एनर्जी है वो सारा का सारा यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दे। इसी बात को केमिस्ट्री में कैसे लिखते हो बेटा आप, केमिस्ट्री में थोड़ा चेंज कर देते हैं लैंग्वेज। हम क्या बोलते हैं कि भाई कोई भी प्रोसेस होगा तो उसमें कुछ एनर्जी तो कहाँ खर्च होगी, डिस्टर्बेंस में। डिस्टर्बेंस में खर्च होगी तो एंट्रोपी कम होगी या ज्यादा होगी बेटा, से ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। तो इसी स्टेटमेंट को हम कैसे बोल देते हैं बेटा, देखो, और केमिस्ट्री के अंदर हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। वो तो सब कुछ यूनिवर्स में ही हो रहा है ना। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूअसली इज continuously increasing during natural process। नेचुरल को थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, एक नाम और लेंगे, नेचुरल को बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो कोई भी अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यूनिवर्स में हो रहा है तो उसकी एंट्रोपी कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी तो एंट्रोपी में डिस्ट्रॉय होगी, तो एंट्रोपी तो बढ़ ही रही है, डिस्टर्बेंस तो बढ़ ही रहा है जैसे जैसे यूनिवर्स चल रहा है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ड्यूरिंग नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कोई भी स्पॉन्टेनियस या नेचुरल प्रोसेस होता है तो उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है। अब जरा बेटा नेचुरल प्रोसेस को रिमाइंड करो आप, नेचुरल प्रोसेस देखो, नेचुरल प्रोसेस में कुछ एग्जांपल बताता हूँ, अब सोचना ही एग्जांपल।
क्योंकि ये चैप्टर जो है ना बुक्स की लैंग्वेज में तो बहुत डिफिकल्ट है, अगर हम उसको अपनी लैंग्वेज में सोचते जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो, अगर पानी को आपने सपोज एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी लेके छत से नीचे गिराया पानी आपने, ऊपर से नीचे गिरा दिया बेटा पानी, ऊपर से नीचे पानी, अब आपने तो बस ग्लास ही टेढ़ा किया, पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा ऊपर से नीचे? सर गिरेगा। पक्का गिरेगा, नीचे से ऊपर तो नहीं जाएगा ना। नो सर। आपने ग्लास टेढ़ा कर दिया तो ऊपर से नीचे ही तो आएगा पानी। अच्छा, सपोज ये पानी ऊपर से नीचे आएगा, आके फैलेगा कि नहीं फैलेगा? सर फैलेगा। फैलेगा तो मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है? सर बढ़ेगी। बढ़े। नेचुरल प्रोसेस है, पहाड़ों से पानी नीचे गिर रहा है, ऊपर से पानी दबा दबा आ रहा है और नीचे मैदान में आके फैल रहा है बेटा। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस ही तो है जो नेचर में हो रहा है। और इस नेचुरल प्रोसेस के ड्यूरेशन में एंट्रोपी बढ़ रही है या देखो घट रही है? सर बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो यूनिवर्स में कोई भी ऐसा प्रोसेस देख लो जो अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस मतलब जो नेचुरली हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो उसमें एंट्रोपी आपको बढ़ती हुई मिलेगी। जैसे देखो, आंधी कैसे आती है? कभी आपने सोचा है आंधी कैसे आती है? हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन एरिया में आंधी आती है। तो जैसे ही हाई प्रेशर से लो में आती है तो वो जो आंधी है मतलब एयर है, फैलेगी या उड़ेगी? सर फैलेगी। फैलेगी। आंधी आई ना अपने आप, कोई लेके थोड़ी आया आंधी को, अपने आप आई, हाई प्रेशर से लो में पहुंची, लो में पहुंच के फैल गई, मतलब एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ गई। तो इसका मतलब कोई भी यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस अगर नेचुरल या स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो उसकी एंट्रोपी पक्का क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। यही क्या है, लॉ बन चुका है बेटा, क्योंकि जिसका कोई पॉइंट मतलब कोई इसका अपोजिशन मिलेगा ही नहीं, तो लॉ बन ही गया। अच्छा, पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना है तो अपने आप चढ़ा सकते हैं क्या? नो सर, वो उसके लिए सर एनर्जी देनी पड़ेगी। एजेंट लगाना पड़ेगा बेटा, एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने ऊपर लिखा था, मशीनरी पर आ जाओगे तो विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट हम पानी को नीचे से ऊपर चढ़ा ही नहीं सकते जब तक मोटर नहीं लगाएंगे हम। मोटर उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो दोनों तरीके से समझना है आपने। ये आपका सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स है। कि आप फिजिक्स के कंसर्न में देखना चाहते हो तो इट इज पॉसिबल बेटा टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच कन्वर्ट ऑल एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क, बिकॉज without help of external agent, because some amount of energy is always destroyed in disturbance। और केमिस्ट्री की टर्म में देखें तो हम इसको बोल सकते हैं एंट्रोपी के सेंस में देखेंगे। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ड्यूरिंग नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बेटा क्या एंट्रोपी को जीरो कर सकते हैं हम? कोई बता सकता है बच्चा? ये ऐसा इंजन बना लें कि एंट्रोपी बढ़े ही ना, एंट्रोपी चेंज जीरो आ जाए। कब हो सकता है वो? डिस्टर्बेंस बंद कब हो सकता है बेटा पार्टिकल में? सर हो ही नहीं सकता। थ्योरेटिकली सोचे तो बेटा। सर जब टेम्परेचर बिल्कुल minimum, टेम्परेचर मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कर दो। और मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 0 केल्विन। 0 -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर कर दे तो एंट्रोपी भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी एंट्रोपी सिस्टम की 0 हो जाएगी। तो इसी को थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, सार्केज्म बोलते हैं। सार्केज्म बोलते हैं। हाँ सर, टेम्परेचर जीरो होने से एंट्रोपी चेंज जीरो कैसे हो जाएगा? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो एंट्रोपी बढ़ती जा रही है बेटा। यस सर। और टेम्परेचर कम करते जाओगे तो एंट्रोपी कितनी होती जाएगी? घटती जाएगी। घटती जाएगी। और मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कर दिया जिस टाइम पे आपने, आप सोचो कि मूवमेंट सारे बंद कर दूं मैं, सीज लेस कर दूं, सीज कर दूं मैं सारे मूवमेंट, तो उसके लिए टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा मुझे? मिनिमम। यस सर। क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी तो मूवमेंट करवाती है। और मिनिमम थ्योरेटिकल पॉसिबल टेम्परेचर क्या हो सकता है बेटा? 0 केल्विन। 0 केल्विन, -273 डिग्री से। उस टाइम पे सारे मोशन बंद। मतलब एक सिर्फ थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल बात तो है ही नहीं ना ये, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर तो कर ही नहीं सकते हम। सर वैसे अगर वो कर भी देंगे तब भी फॉर्मूले के हिसाब से तो फिर चेंज इन एंट्रोपी फाइनाइट हो जाएगा। उसमें तो क्यू भी डिसाइड होता है ना बेटा। जब आप टी 0 कर दोगे तो क्यू भी तो 0 हो जाएगा ना, हीट भी तो नहीं रहेगी उसके पास। उस क्वेश्चन में तो हीट 0 नहीं होनी चाहिए। क्यू मैंने क्या बोला था? क्यू कोई वैल्यू लोगे कांस्टेंट, तब आप एंट्रोपी और
टेम्परेचर में रिलेशन देखोगे तो दोनों में मैथमेटिकली बात समझनी है। डेल्टा एस इज इक्वल टू, एक तो कह रहे हो क्यू बाई टी, इसमें इसको कांस्टेंट ले करके फिर आप ये तो मतलब प्रैक्टिकली बात सोच रहे हो, क्योंकि क्यू जीरो नहीं है, क्यू कोई ना कोई वैल्यू है, तब हम कह रहे हैं टेम्परेचर जीरो कर दे। सर लेकिन अगर क्यू जीरो भी हो गया तो अगर डिनोमिनेटर जीरो है फिर तो वो इनफाइनाइट हो ही जाएगा। बेटा कैसे होगा, डेल्टा एस क्यू भी जीरो ये भी जीरो, क्या आंसर आएगा? सर इनफाइनाइट आना चाहिए इसका। सर जीरो आएगा। जीरो आएगा सर बेटा, इनफाइनाइट आएगा ना सर। सर बेटा इनफाइनाइट क्योंकि जीरो नीचे है ना। अगर जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट थोड़ी आएगा बेटा। सर इनफाइनाइट आता है। बेटा वो मैथमेटिकली आता है ना, प्रैक्टिकली सोचो, जब आपने क्यू दिया ही नहीं, किसी कोई सिस्टम है आपके पास, वो तो मैथमेटिकली सोच रहे हो, कह रहे हो सर क्यू से डिवाइड। मैं कह रहा हूँ सिस्टम को आपने टेम्परेचर जीरो ले लिया, टेम्परेचर है ही नहीं उसका, तो हीट भी तो नहीं होगी ना उसके पास, और जब हीट भी नहीं होगी तो एंट्रोपी चेंज कहां से होगा? मतलब एंट्रोपी ही नहीं होगा उसमें, डिस्टर्बेंस ही नहीं होगा। डिस्टर्बेंस करने वाला तो टेम्परेचर या हीट है ना। मैथ सिर्फ मैथ नहीं, इसके साथ साथ मतलब जो है प्रैक्टिकल चीज भी जोड़ो आप। वो तो आप मैथ की बात कह रहे हो कि सर किसी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, वो इन्फिनाइट आता है। एंट्रोपी चेंज आपका अनडिफाइन हो जाता है, लेकिन यहाँ तो डिफाइन कर रहे हो ना आप। केमिस्ट्री के साथ लगाओ ना उसको, कि किसी चीज को मैं सर तो टेम्परेचर। फिर हम मिनिमम एंट्रोपी के लिए मिनिमम टेम्परेचर की जगह मिनिमम हीट नहीं दे बोल सकते कि हमने जब हीट ही जीरो दी तब क्योंकि वो हीट कहाँ, मिनिमम। हीट की बेसिक डेफिनेशन कहाँ, हीट प्रोड्यूस किससे होती है, टेम्परेचर से होती है ना बेटा। हीट का फार्मूला क्या पढ़ा था बेसिक, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल टी। बेसिक फार्मूला तो टेम्परेचर का है ना। हीट होता क्या है, टेम्परेचर के मेजरमेंट से ही तो आता है। हीट भी तो टेम्परेचर से बनेगा ना। सर फिर ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। इंटरनल एनर्जी क्या, सारी एनर्जी जीरो हो जाएंगी बेटा उस टाइम पे। तो जब टी जीरो हो गया तो इसका मतलब मूवमेंट ही बंद हो गए ना सारे। हालांकि ऐसा कभी होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीरो केल्विन टेम्परेचर कभी पॉसिबल ही नहीं है, किसी प्लेनेट का पॉसिबल नहीं है। जीरो केल्विन है ही नहीं। अगर जीरो केल्विन होगा तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, ये कैसे पॉसिबल है यूनिवर्स में बेटा? और किसी ना सर किसी इंटरनल प्लेनेट पे कुछ। एनर्जी भी जीरो, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। इंटरनल एनर्जी जीरो तो पॉसिबल है, इंटरनल एनर्जी जीरो होगी लेकिन कोई और चीज अच्छा जीरो हाँ, नहीं हो, सॉरी सॉरी सर। है ना। कोई और टाइप की एनर्जी तो हो सकती है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, वो वाली एनर्जी तो हो सकती है ना। तो इसलिए फिर उसने क्या बोला, इसको बोला कि फिर भाई बात हुई कि इसका मतलब कुल मिला के बात क्या है, एंट्रोपी किस पर डिपेंड कर रही है बेटा? मूवमेंट जो है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर पर। अगर किसी प्लेनेट का कुछ टेम्परेचर है तो वहां कुछ ना कुछ मूवमेंट है। अगर टेम्परेचर कम होता जाएगा तो मूवमेंट कम होते जाएंगे। जैसे सॉलिड स्टेट में आपने बोला मूवमेंट सबसे कम होते हैं। जैसे कभी आप रियलाइज करो, आयरन, आयरन के पीस में कोई मूवमेंट दिखाई दे रहा है आपको? आयरन के पीस में हम लोगों को बेटा कोई मूवमेंट दिखाई देता है? नो सर। नहीं होता, लेकिन इंटरनली होते हैं बेटा। अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वाइब्रेशन होते रहते हैं, ये इतने माइन्यूट है हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। लेकिन वो अंदर वाले भी बंद करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही चीज तो है ना, उनको भी, वाइब्रेशन को भी बंद करना है तो क्या करना चाहिए हमें, टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, जीरो केल्विन। मतलब एक थियोरेटिकली बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं इस बात को। उसी को उन्होंने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना दिया। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल दिया, एट जीरो केल्विन एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो। कहता है किसी का जीरो केल्विन टेम्परेचर कर देना एक सॉलिड का, परफेक्ट सॉलिड का, क्योंकि सॉलिड में वैसे ही मूवमेंट नहीं होते हैं और अंदर वाले मूवमेंट भी जीरो करने हैं, तो टेम्परेचर जीरो कर देना उस टाइम पे। एट जीरो केल्विन एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। मत, और ऐसा हो नहीं सकता तो इसका मतलब हर एक सिस्टम में एंट्रोपी तो रहेगी रहेगी ना। जीरो केल्विन टेम्परेचर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब हर किसी में एंट्रोपी कुछ ना रहेगी, किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, तो कुछ ना कुछ एनर्जी डिस्ट्रॉय जाएगी जाएगी। इसलिए हम कोई ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते जो आपकी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सके बेटा, 100% 100% एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंसी में दे सके। और ये हर जगह एप्लीकेबल है ना बेटा।
हर जगह एप्लीकेबल है। मान लो एक क्लास में पढ़ते हो, आपको कोई पढ़ाता है, तो 100% जो उसने पढ़ाया वो क्या 100% आपके दिमाग ने एब्जॉर्ब किया या नहीं किया? ऐसा तो कभी नहीं ना 100 हो जाएगा, कुछ ना कुछ बट इफ तो रहता ही है ना। तो ये एक नेचुरल ट्रूथ है, उसी को हम प्रैक्टिकली जोड़ रहे हैं साइंस की लैंग्वेज के साथ। तो आपने देखो टोटल 3 लॉ देख लिए बेटा। एक था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो किससे रिलेटेड था? इंटरनल एनर्जी से। फर्स्ट लॉ जो था वो एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड था बेटा, कि एनर्जी कंजर्व होती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो आपको बता रहा है किस डायरेक्शन में कंजर्व होती है, एनर्जी किस डायरेक्शन में जाएगी। एनर्जी कोई भी आपका मतलब कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है, अपने आप हो रहा है कंटिन्यूसली, नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, तो एनर्जी कम की तरफ जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और एनर्जी कम होगा लेकिन एंट्रोपी बढ़ने वाले डायरेक्शन में जाता है। तो सेकेंड लॉ डायरेक्शन बताता है, एक्चुअल में डायरेक्शन बताता है कि प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस किस डायरेक्शन में जाते हैं। नेचुरल प्रोसेस उस डायरेक्शन में जाते हैं जहां एंट्रोपी बढ़ना चाहिए और एनर्जी घटना चाहिए। और थर्ड लॉ क्या बोलता है? कहता है अगर एंट्रोपी भी खत्म करना चाहते हो, ऐसा इंजन बनाना चाहते हो तो बना लेना, लेकिन किस टेम्परेचर पर बना लेना? 0 केल्विन। जो कि पॉसिबल नहीं है बेटा। इसलिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट एक बार दोहरा दो, क्या बनेगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? एट 0 केल्विन At 0 Kelvin, entropy of perfect crystalline क्रिस्टलाइन solid 0. सॉलिड इज जीरो। परफेक्ट क्रिस्टल ले लेना, उसका जीरो हो जाएगा, और ये हो नहीं सकता बेटा। तो ये आपके तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इस टाइप से आते हैं। अब आती है बेटा बारी कैलकुलेशन की, कि चलो एंट्रोपी हमने एक पढ़ ली बात कि एंट्रोपी होती है, डिस्टर्बेंस किसी भी सिस्टम में होती है, तो साइंटिस्ट कहते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करें। हमारा सिलेबस में तो टॉपिक ये आएगा ना, कैलकुलेशन कैसे बनाओगे। कैलकुलेशन के लिए देखो मैं अलग अलग केस बता रहा हूँ, केस करने हैं आपने। कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज। कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज ये करना है। इसमें केस फर्स्ट ले रहा हूं बेटा मैं, और आइडियल गैस। अगर हमारे पास कोई आइडियल गैस है, उसके लिए हम एंट्रोपी चेंज निकालना चाहते हैं फॉर आइडियल गैस। तो हम आइडियल गैस के लिए कैसे चेंज करेंगे हम फॉर आइडियल गैस? तो इसके लिए बेटा तो फार्मूले याद कर लो। एक आप याद कर लो, एस एन सी वी log टी प्लस एन आर log वी। दो फार्मूले याद कर लो। सेकंड कर लो, एस एन सी पी log टी माइनस एन आर नेचुरल log टी। एक फार्मूला पहले वाला देखो क्या यूज किया है, एन सी वी log टी एन आर log वी, प्लस का साइन दिया है। और एक में दिया एन सी पी log टी माइनस एन आर log टी। तो इसका क्या फायदा बेटा? देखो आइडियल गैस के लिए आप पहला केस, इस केस ए का फर्स्ट पार्ट देखो कब यूज करोगे, जब आपका वेरिएशन टेम्परेचर और वॉल्यूम में हो। इफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर वेरी, जब आपके टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हो तो इस फार्मूले को यूज करना। कैसे करना? टेम्परेचर चेंज होगा तो बेटा एंट्रोपी चेंज होगी, तो ये फार्मूला बना लो, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1, बाद वाला टेम्परेचर पहले वाला टेम्परेचर, प्लस एन आर नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों चेंज कर रहे हो और इनमें से कोई एक कंडीशन कांस्टेंट कर दे तो उसको हटा देना, क्योंकि T1 T2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें फिर दो स्टेप हो जाएंगे। अगर इससे आगे चेंज दे रहा हो तो ऐसे यूज कर लेना बेटा, ओनली मतलब प्रोसेस आइसोकोरिक हो। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब समझते हो ना बेटा? Sir, change in volume 0. चेंज इन वॉल्यूम जीरो। आइसोकोरिक होगा तो V1 इज इक्वल टू
V2 हो जाएगा। तो ये वाली चीज छोड़ देना, सिर्फ फार्मूला क्या रह जाएगा, एंट्रोपी चेंज गैस के लिए, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू NCV नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1। नेचुरल लॉग को ओपन कर सकते हो आप, 2.303 लगा दो बेटा, 2.303 NCV लॉग बेस 10 T2 अपॉन। अगर इसी क्वेश्चन को वो कह दे आइसोथर्मल, यही कंडीशन लगा दे आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो गया बेटा, T1 T2 log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, हट जाएगा, तो सिर्फ क्या फार्मूला रह जाएगा एंट्रोपी चेंज का, डेल्टा S इज इक्वल टू NR नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। यहाँ क्या यूज कर सकते हो, डेल्टा S इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ओपन कर दो, 2.303 NR log 10 V2 अपॉन V1। बहुत इजी तरीका बेटा। तो आपने दो इक्वेशन बस दिमाग में रखनी है, उन इक्वेशन से आपको सोल्व करना है। पहली इक्वेशन आपने ये याद रखनी है कि एंट्रोपी S इज इक्वल टू NCV log T प्लस NR log V। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों चेंज कर रहे हैं तो डेल्टा S दोनों दे दो आप, डेल्टा S इज इक्वल टू NCV, मुझे पूरा होने दो बेटा, फिर आप बोलना, सुनूंगा आपकी बात, आंसर भी दूंगा। NCV नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1 प्लस NR नेचुरल लॉग V2 अपॉन Q। लिमिट लेनी पड़ेगी क्योंकि पर हम लिमिट लेंगे कि भाई T1 से T2 तक चेंज किया है, तो हमें इसका चेंज निकालना होगा। और उसके बाद फिर कंडीशन चेक, वो आपको कंडीशन सारी क्लियर हो कि टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है या सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। उसके बाद आगे देखो सिर्फ आइसोकोरिक हो रहा है तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेना, और आइसोथर्मल हो रहा है तो ये वाला चेंज कर लेना। क्लियर? अब पूछो आप क्या पूछना चाह रहे थे। ये फॉर्मूले वाले सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, वो बता दीजिए एक बार। फार्मूले याद करने बेटा, SNCV log T प्लस NR log V। टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज होगा तो आपने ये वाली वैल्यू एंट्रोपी, क्योंकि QV की वैल्यू रखनी है आपने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है, डेरिवेशन निकालना है, तो उसको मैं सारा आपको बचा रहा हूं उससे कि आप ये फार्मूला याद कर लेना। ऊपर वाले दो फार्मूले दिए, उसी से सारी आपकी जो है सॉल्यूशन निकल आए। S इज इक्वल टू NCV log T प्लस NR log V, या S इज इक्वल टू NCP log T NR log P, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन देके समझ आ जाएगा कि आपको जाना किस फार्मूले पे। सर एक बार सेकंड वाला फॉर्मूला फिर से बता दो। सेकंड वाला भी करेंगे, माइनस वाला भी करेंगे। वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना सर? पहले वाले का आंसर देने दो बेटा। वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, इसलिए वॉल्यूम पॉजिटिव में आया है तो जब प्रेशर यूज किया तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, माइनस। अब आपको इस फार्मूले से सोचो, अब ये फार्मूला कब यूज करना है आपको, आप खुद बताओ मुझे, ये वाला फार्मूला कब यूज करना है, जब क्या क्या दिख रहा हो आपको क्वेश्चन में, टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज दिख रहा हो, चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर चेंज दिख रहा था, वो कह रहा होगा टेम्परेचर इतने से इतना हो जाए, वॉल्यूम इतने से इतना हो जाए, तब तो ये यूज करना है। इस वाले फार्मूले में टेम्परेचर और प्रेशर अगर एग्जामिनर बोल रहा हो आपको तो आप ये फार्मूला यूज करना बेटा, चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा, चेंज निकालोगे तो डेल्टा S NCP नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1 माइनस NR नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1। अब इसमें आगे कंडीशन देखो, अगर आपको दे रखी है कंडीशन आइसोबारिक, आइसोबारिक का क्या मतलब होगा बेटा, आइसोबारिक सर डेल्टा P1 इज इक्वल टू P2, तो P वाला पोर्शन हटा देना क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ क्या आ जाएगा आइसोबारिक में, डेल्टा S इज इक्वल टू NCP log नेचुरल लॉग T2 by T1। इसका मतलब आइसोकोरिक में इधर वाला लगा, आइसोबारिक में ये लगा, और इसकी बजाय आइसोथर्मल दे दें तो आइसोथर्मल में कंडीशन देखनी पड़ेगी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल में ये वाली, और आइसोथर्मल में Cp दे रखा है तो ये वाला फार्मूला। आइसोथर्मल है तो T1 T2 कैंसिल हो गया बेटा, तो डेल्टा S लगाओ,
माइनस एन आर नेचुरल लॉग। दोबारा बताता हूँ बेटा, देखो दोबारा आ जाओ, इस फार्मूलों को अच्छी तरह से कर लो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, स्कूल में एक लाइन में खत्म करके छोड़ देंगे, कुछ नहीं करवाया जाएगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, इसलिए टीचर छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। तो देखो केस ए, सबसे पहले मैं एंट्रोपी चेंज किसके लिए सिखा रहा हूँ बेटा, मैं आपको दिमाग में रखना ये बात, केस ए आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए लगाना है ये सिर्फ, पहली बात। आइडियल गैस में S इज इक्वल टू, दो फार्मूले याद करने, एक पहला वाला देखो क्या याद करना है, S इज इक्वल टू NCV log नेचुरल log T प्लस NR नेचुरल log V, और दूसरा फार्मूला याद करना है S इज इक्वल टू NCV की बजाय क्या लिखा है यहाँ पर देखो मैंने, CP। NCP log T माइनस NR log P। वह V आया था या P आ गया, यहाँ V आया था या P आ गया, और यहाँ CV था या CP है, ये फर्क है दोनों में। ये फर्क क्यों आता है, क्योंकि एग्जामिनर कंडीशन देता है आपको, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेट करके निकालना होता है। जैसे NCV log T, पहले वाला फार्मूला देखो आप, NCV log T प्लस NR log V में टेम्परेचर और वॉल्यूम में वेरिएशन दे रखा है, तो यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि T भी आ रहा है V भी आ रहा है, और आप लिख लेंगे डेल्टा S की जगह लिखेंगे डेल्टा S की जगह लिखेंगे डेल्टा S, NCV log टेम्परेचर की लिमिट लगा देंगे T2 अपॉन T1 प्लस NR नेचुरल लॉग V की लिमिट लगा देंगे V2 अपॉन V1। अब और मान लो आगे कंडीशन दे रखी है, उसने बोल दिया कि भाई प्रोसेस जो है आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक का मतलब हो गया ये वॉल्यूम चेक करना है आपने और वॉल्यूम इक्वल रखना है, तो V2 अपॉन V1 इक्वल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, सिर्फ फार्मूला लगेगा डेल्टा S इज इक्वल टू, क्या फार्मूला देख रहे हो आप, डेल्टा S, 2-3 बार कॉपी में बना बना के देखना, याद हो जाएगा, पहली बार मुश्किल लगता है लेकिन बाद में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी आसानी क्या होगी, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड आ जाएगा आपके पास, आपका तो क्वेश्चन सही जाना चाहिए, बाकी चीजें अलग बात है। तो आइसोकोरिक, जैसे ही आइसोकोरिक आया तो V1 इज इक्वल टू V2 हो गया बेटा, तो V वाला पार्ट हटा देना, सिर्फ क्या फार्मूला आ जाएगा, इधर वाला फार्मूला रह जाएगा, क्या रह जाएगा, NCV नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1, और नेचुरल लॉग हटाना चाहते हो तो लॉग 10 देना चाहते हो बेस, लॉग लिख दिया तो इसका मतलब 10 हो गया, तो आगे 2.303 लगा। इसी क्वेश्चन में सपोज वो कहता है आइसोथर्मल, सपोज आपको क्या बोल रहा है बेटा, वो आइसोथर्मल। थर्मल, तो थर्मल का मतलब है टेम्परेचर सेम बता रहा है, तो टेम्परेचर वाला पार्ट हटा दो, वॉल्यूम वाला रखो, तो क्या फार्मूला आ जाएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू NR नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, नेचुरल लॉग हटाओगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 NR लॉग V2 अपॉन V1। क्योंकि इसका मतलब एंट्रोपी, देखो एक मजेदार बात और आ गई, इसका मतलब एंट्रोपी टेम्परेचर के साथ साथ किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। प्रेशर और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का मतलब है पार्टिकल के बीच डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है, वही तो डिस्टर्बेंस है पार्टिकल के। अगर आप देखो वॉल्यूम बढ़ गया तो पार्टिकल दूर दूर हो गए गैस के, और प्रेशर बढ़ गया तो पार्टिकल पास पास में आ गए, इसलिए प्रेशर और वॉल्यूम का भी गैसेस पर फर्क पड़ेगा। दूसरा पार्ट देखो आप, सिमिलरली दूसरा पार्ट याद करना है आपने, देखो दूसरे पार्ट में क्या लिखा है मैंने, S इज इक्वल टू NCP नेचुरल लॉग T, NCP नेचुरल लॉग T माइनस NR लॉग P। अगर चेंज दोनों में हो रहा है बेटा, टेम्परेचर प्रेशर में, तो दोनों की लिमिट दे दी, S को लिख दिया डेल्टा S NCP नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1 माइनस NR नेचुरल लॉग P2 अपॉन P1। और अगर उसके बाद कंडीशन और स्पेसिफिक दे दी, उसने बोल दिया आइसोबारिक, तो प्रेशर हटा दो, P1 इज इक्वल टू P2 हटा दो, फार्मूला हो जाएगा डेल्टा S। अभी 2016 में 2016 में इसी पे क्वेश्चन आया था, फार्मूला पूछ लिया था बस, डेल्टा S इज इक्वल टू NCP नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1। अगर आइसोथर्मल पूछ लिया तो आइसोथर्मल डेल्टा S इज इक्वल टू माइनस NR लॉग P2 अपॉन P1, माइनस NR लॉग P2 अपॉन P1। तो आइसोथर्मल में तो सेम ही है दोनों में, देखो बस एक में वॉल्यूम यूज कर रहे हो, एक में प्रेशर यूज कर रहे हो। वॉल्यूम कर रहे हो V2 अपॉन V1, प्रेशर कर रहे हो P2 अपॉन P1। जब वॉल्यूम और प्रेशर में साइन अपोजिट होता है, अगर ऐसा नहीं करना, प्लस माइनस नहीं लगाना, तो मैंने एक पहले याद करवाया था आपको, फार्मूला याद है, NR नेचुरल लॉग V लार्ज अपॉन V स्मॉल कर दो, या P लार्ज अपॉन P स्मॉल कर दो, फिर प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं है, P लार्ज अपॉन P स्मॉल कर दो या V लार्ज अपॉन V स्मॉल कर दो। लेकिन आप लोगों में कुछ बच्चों के दिमाग में
इट विल कम्स कि हाउ कैन डेरिवेट दिस फार्मूला, कि क्या कहां से आए हैं बेटा, निकाल लो ना, बेसिक फार्मूला तो जानते हो आप। जैसे देखो एक हिंट दे देता हूं मैं आपको, मैंने वो आपकी प्रॉब्लम खत्म कर दी कि कंडीशन कैसा भी आ जाए आप हमेशा के लिए तैयार हो। तो देखो सपोज मैंने एक गैस दिया, आइडियल गैस, मैंने कह दिया टेम्परेचर कांस्टेंट रखो और वॉल्यूम चेंज कर दो, पहले V1 रखो और बाद में वॉल्यूम V2, वॉल्यूम चेंज किसी आइडियल गैस का, वॉल्यूम चेंज कर दिया V1 से V2, सपोज मैंने एक्सपेंशन कर दिया कुछ भी। आपका हर एक बेसिक फार्मूला उठेगा बेटा, जस्ट जो बेसिक डेफिनेशन है, जैसे डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, बड़ा क्यू कर दो छोटा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाई टी, डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये बेसिक फार्मूला है हमारा जहां से हम मैथमेटिकली इक्वेशन उठाते हैं, डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अब मुझे क्या है कि मान लो आपको वॉल्यूम चेंज करना है और इसको निकालना है मुझे, तो मुझे अगर इसको निकालना है तो इसका मतलब मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीएस को, एंट्रोपी चेंज, और ये वैल्यू जो भी मुझे लेनी है क्यू रिवर्सिबल बाई टी में मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब क्यू रिवर्सिबल बाई टी है तो मुझे क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू जिस कंडीशन में चाहिए उसमें रखना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बेटा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई मुझे क्यू की वैल्यू चाहिए, क्यू की वैल्यू चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो इधर लिया है मैंने पहले टेम्परेचर कांस्टेंट, कुछ भी वैल्यू है लेकिन उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो डेल्टा ई आइडियल गैस के लिए कितना हो जाएगा बेटा, 0। जीरो। क्यू प्लस क्या आ जाएगा डब्ल्यू, तो क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई, W के माइनस डब्ल्यू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस डब्ल्यू बाई टी। अब ये आइडियल गैस का क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। कंडीशन क्या दिख रही है आपको, कंडीशन देखो आप, तो मैं इतना कॉम्प्लिकेशन में ले नहीं जा रहा था इसलिए मैंने आपको सीधा सोल्व करना सिखा दिया। तो कंडीशन कौन सी है बेटा, देखो गैस है आइडियल, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या कंडीशन हुई बेटा, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल तो लेना ही है क्योंकि क्यू रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल या रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो इसका वर्क का फार्मूला तो आप निकाल चुके हो ना, जब रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है तो वर्क इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी, निकाला था फार्मूला। लॉग मैंने बोला था वी लार्ज अपॉन वी स्मॉल, तो V2 अपॉन V1 कर दिया आपने, V2 अपॉन V1, और एक्सपेंशन है तो माइनस लगा दिया। तो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे, जैसे ये भी पुट करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो बेटा आपका ये वर्क है तो वर्क माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्सपेंशन ले रहे हो तो 2.303 एनआरटी, या 2.303 को लोग के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं मैं, 2.303 को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो क्या आएगा, नेचुरल लॉग, तो आ जाएगा बेटा एन आर टी नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। तो अगर मैं इसको एन आर टी डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, देखो ये वाला टी आ रहा है, टी से टी कैंसिल, डेल्टा एस का टोटल इंटीग्रेशन करूंगा तो बड़े लार्ज वाला डेल्टा एस आ जाएगा, एंट्रोपी चेंज जो कांस्टेंट है बेटा आगे हटा लगा दो एन आर, और यहां पर आ गया मेरे पास वी की लिमिट आ जाएगी बेटा V2 अपॉन जो आपके पास नेचुरल लॉग, एक करो ना, एन आर सोल्यूशन दो इसका, एन आर नेचुरल लॉग, दोनों लिमिट आपके पास है V2 अपॉन, यही कंडीशन देखो ऊपर। तो आपकी कोई भी कंडीशन लानी है अपने आप ही बेसिक फार्मूला तो वही है, ये फार्मूला देखो नेचुरल आर, नेचुरल डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर
यहां से लो डेल्टा एस एन आर नेचुरल लॉग V2/V1, यही तो निकाला आपने, ये रहा एन आर V2, जो वॉल्यूम का चेंज करोगे तो ये आएगा। ऐसे टेम्परेचर का चेंज करके देखो, इफ ओनली चेंज इन टेम्परेचर, फार्मूला देखो डेल्टा ds क्यू रिवर्सिबल बाई टी, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और टेम्परेचर अब की बार चेंज कर रहे हो तो Q इज इक्वल टू क्या ले सकता हूं, एन सी डेल्टा टी, डेल्टा एस इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करना है तो Q की वैल्यू पुट कर दो, एन सी डेल टी अपॉन टी, तो डेल्टा एस का इंटीग्रेशन डेल्टा एस, एन सी कॉमन आ गया बेटा, डेल्टा टी और टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग टी, लिमिट लगा दो, सोल्व कर दो, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1, सी डिसाइड करेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ऊपर ले आ जाओ आप, ऊपर वाले केस में कांस्टेंट वॉल्यूम में तो क्या लिखोगे बेटा, देखो इसको कांस्टेंट वॉल्यूम में तो ये वाला फार्मूला आ गया, एन सी वी नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1, और कांस्टेंट प्रेशर है तो ये वाला फार्मूला आ गया, पता लग जाएगा आपको कंडीशन से, एन सी पी नेचुरल लॉग टी। तो आप कोई भी कंडीशन है, बेसिक फार्मूला तो आपके पास सेम है बेटा, बेसिक फार्मूला आपके पास सेम है, उससे निकाल सकते हो। तो अगेन देखो, मैं फिर आइडियल गैस के लिए आपको रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा दे नहीं रखा इसका एंट्रोपी का, फिर भी मैं कुछ ज्यादा बता रहा हूँ आपको, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो एंट्रोपी में देखो, फॉर आइडियल गैस कहाँ से सोल्व करोगे, जब भी वर्ड आइडियल गैस देखोगे तो बेटा एंट्रोपी कहाँ से सोल्व करोगे, क्या सोच के करोगे, दो इक्वेशन याद कर लोगे, कौन सी दो इक्वेशन है बेटा, रिपीट कर दो जरा आप। सर S इक्वल्स टू एन सी वी नेचुरल लॉग टी प्लस एन आर नेचुरल लॉग वी, और सेकंड है S इक्वल्स टू एन सी पी नेचुरल लॉग टी माइनस एन आर नेचुरल लॉग पी। हाँ, स्टार्ट यहाँ से लो, जब भी आपको आइडियल गैस का कोई क्वेश्चन मिल जाए स्टार्ट यहाँ से लेना, फिर जैसी कंडीशन हो वैसे लगा देना। जैसे मान लो फर्स्ट वाले ऑप्शन में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सिर्फ किसको सोल्व करोगे फिर आप, सर टेम्परेचर वाली, एल एन टी, हाँ टेम्परेचर वाली। और अगर मान लो सेकंड वाले केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या सोल्व करोगे सिर्फ आप, माइनस एन आर नेचुरल लॉग पी। लोग कर लोगे, समझ गए मेरी बात जो मैं समझाना चाहता हूँ। यस सर। मैं आपको कुछ नहीं समझाना चाहता इसमें मैं समझाना ही नहीं चाहता, मैं सिर्फ इसमें क्या करवाना चाहता हूँ आपको, कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए एग्जाम में आए तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप देख लेना न्यूमेरिकल है बेटा, वैसे तो बहुत कम चांस है आपसे, आपकी जो सिलेबस है ना नीट का सिलेबस है उसमें उसने न्यूमेरिकल पार्ट हटा रखा है, लेकिन फार्मूला पूछ लेता है वो, तो फार्मूले यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, फार्मूला बनाना मैंने आपको सिखा दिया, इन दो इक्वेशन से आप फार्मूला निकाल लोगे फॉर आइडियल गैस, इससे आप क्या निकालोगे, फॉर आइडियल गैस। क्लियर? यस सर। सर अगर मान लो सर ये ऊपर वाला उतारना है जो आपने अभी व्हाइट पेन से लिखवाया है। कर लो बेटा, कर लो, ये मैंने प्रूव किया है कि जैसा मान लो जो प्रूव करना आ जाए वो कर सकते हो। चेंज इन टेम्परेचर है तो फिर हमारा वो माइनस एन आर लॉग P2 बाई P1 कैसे, मतलब वो कैसे निकालें? कौन से वाला बेटा? सर जो सेकंड इक्वेशन है ना सर, तो अगर ओनली टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर वो माइनस एन आर लॉग P2 बाई P1 कैसे निकालेंगे? वहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं है बेटा, प्रेशर है वहां पर, जो आप कह रहे हो ना वो टेम्परेचर वाला नहीं है, ये तो प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, यही तो कह रहे हो आप। सर प्रेशर चेंज सर मैंने सॉल्व किया, हो नहीं रहा। हाँ, तो आपको प्रेशर इंट्रोड्यूस करना है तो वॉल्यूम कर लो पहले, वॉल्यूम वाला निकाल लिया आपने, एन जो ये वाला वॉल्यूम वाला जिसे अभी हमने सोल्व किया, एन आर नेचुरल लॉग V2/V1 सोल्व कर लिया बेटा। अब हमें ये पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। यस सर। तो वहां रख दो, अपोजिट रख दो, अपोजिट क्या आ जाएगा आपका, P1/P2 आ जाएगा, इसकी जगह पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, V2/V1 की जगह क्या आ जाएगा, अपोजिट है तो V1/V2, लेकिन माइनस आगे कर दूंगा तो वापस ऊपर नीचे हो जाएगा बेटा, समझ गए? यस सर। तो इसी फार्मूले से डिराइव होगा वो भी, जैसे आपने ये लिखा ना डेल्टा एस, तो इसी को मैं डेल्टा एस लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डेल्टा एस एन आर नेचुरल लॉग
प्रेशर में लिखना चाहूँ तो P1 अपॉन P2। अब मैं मुझे P2 को ऊपर लाना है तो माइनस आगे आ जाएगा ना, माइनस NR नेचुरल ऑफ P2 अपॉन, ये तो है ना बेटा ऊपर वाला, देखो इसका डेरिवेशन नहीं हो रहा है सर। ये डेरिवेशन ही तो होगा, ये डेराइव ही तो करवा रहा हूँ। ये जब डेल्टा एस NR V2 अपॉन V1 निकाल लिया आपने, जब NR V2 अपॉन V1 निकाल लिया तो V की जगह प्रेशर रखो ना। पीवी आइडियल गैस के लिए क्या रखते हो, PV इज इक्वल टू एनआरटी। NRT, या डायरेक्ट पहले वर्क वाले में सोल्व कर लो, यहाँ सोल्व करो, यही सोल्व करो। V2 अपॉन V2 PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT। तो मुझे V की वैल्यू चाहिए तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NRT अपॉन P। इस V की जगह रख देना, V2 इज इक्वल टू आ जाएगा NRT अपॉन P2 और डिवाइडेड बाई V1 करोगे तो क्या आ जाएगा, NRT अपॉन P1। NRT कांस्टेंट हो गया तो कैंसिल हो गया, तो V2 अपॉन V1 की जगह क्या लिख सकते हो आप, P1 अपॉन P2। माइनस लगा देंगे तो फिर आगे आ जाएगा, वो हो जाएगा, उसी में वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा। क्लियर है बेटा, चलो आगे। सर इसमें डेल्टा ई 0 कैसे हुआ था? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर था। कंडीशन देखो क्या कह रहा था वो, आइडियल गैस के लिए कौन सी कंडीशन बता रहा था वो, कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल। और आइडियल गैस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी तो जीरो हो गया, इंटरनल एनर्जी भी तो कांस्टेंट होती है, ऐसे तो बहुत यस सारे सर, यस सर। ये चीजें रिलेट करके रखो ना दिमाग में, रिलेट सर- रखा करो। सर ये इंटीग्रेशन को समझ नहीं आया ढंग से। बेटा वो तो मैथ है, मैं कैसे समझाऊं। सर इस तो इंटीग्रेशन वेरिएबल क्या? इंटीग्रेशन का फार्मूला आएगा तभी तो होगा। यस सर, फॉर्मूला तो आता है लेकिन इसमें सर वेरिएबल क्या था ये समझ नहीं आई। ये जो पूरी चीज थी W/T, ये तो कांस्टेंट थी। ये डेल्टा एस है, ये डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है। अब आपने क्या किया, कोई कंडीशन चेंज की, तो पहले एंट्रोपी S1 थी, बाद में S2 थी, तो टोटल चेंज आ गया डेल्टा एस, बड़ा चेंज आ गया, तो हम डेल्टा एस लिख सकते हैं। ये इस इंटीग्रेशन का मतलब होता है चेंज, इंटीग्रेट करना दो लिमिट के बीच में, तो चेंज कितना है, तो उस चेंज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। छोटे वाले चेंज में अगर इंटीग्रेशन कर दूंगा ना तो मैं बड़ा चेंज भी लिख सकता हूँ ऐसे डेल्टा एस। ठीक है, अब इंटीग्रेशन इधर किसका करना है, Q की वैल्यू रख दी आपने, NRT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। मतलब यहाँ पर आप जो है V2 अपॉन V1 पहले लिमिट लेके कर रहे हो, तो आप पहले V लेके करोगे। यहाँ पर क्या करोगे, V2 अपॉन V1 मत लिखना, क्या लिखना पहले आप, V और लिमिट यहाँ लगा देना, मैंने तो ओपन कर रखा है ना, तो V1 से V2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NR कांस्टेंट है आपका, यस सर। NR आगे आ गया, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग आ गया, ये V है, V की लिमिट क्या है, V2 अपॉन V1, तो V2 अपॉन सर लेकिन फिर ln को जब इंटीग्रेट करेंगे ln नहीं आएगा ना सर, तब तो कुछ हो रहा है। मैंने डायरेक्ट रख दिया ना, ये इंटीग्रेशन यहाँ हटा दो, मैंने इसको डायरेक्ट रखा हुआ है, ये सोल्व कर दिया यहाँ पर। V की वैल्यू मैंने ऐसे करके यहाँ पर जो है ना log V2 ये इंटीग्रेशन के साथ रख दिया, क्योंकि इंटीग्रेट कर चुके हो ना dV से पहले वाला। यस सर। ये इंटीग्रेशन पहले किया नहीं था, जैसे आपने dV निकाला था, यस सर। वो मैंने इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया। मैंने कह दिया कि ये जो आपका है ये एक्चुअल में डी ये वाली चीज है, ये इंटीग्रेटेड ही वैल्यू है डेल्टा डब्ल्यू। या पिछले वाला वो निकाल के देखना, मैंने ड्राइव करवा रखा है ये आपको, पहले ऐसे करके दिखा रखा है, फिर मैंने उसको इंटीग्रेट कर रखा है, तो वही वाली वैल्यू है टोटल वर्क आया, तो वो डायरेक्ट वैल्यू रखी है बेटा। और सर वो जो अनयूजुअल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी थी उसे ही हम एंट्रोपी कहते हैं। वही एंट्रोपी फैक्टर है, मतलब एंट्रोपी खुद तो कोई एनर्जी है नहीं, लेकिन एंट्रोपी को जब आप टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो इधर मैथमेटिकली अगर उसको एनर्जी बनाना है तो बेसिक फार्मूले पे चले जाओ। बेसिक फार्मूला देखो क्या है आपका, ये बेसिक फार्मूला क्या पढ़ा था, देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो डेल्टा एस जो है वो एंट्रोपी है, वो एंट्रोपी रिलेटेड एनर्जी से है, क्यू से रिलेटेड है, लेकिन उसकी अगर वैल्यू निकालनी है उस एनर्जी की तो एंट्रोपी को टी से मल्टीप्लाई करो। ये क्यू जो है ये एनर्जी, क्यू जो आया रिवर्सिबल, यस सर। मतलब अकेला डेल्टा एस एनर्जी नहीं है बेटा,
डेल्टा एस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जब एनर्जी बनेगा? वो टेम्परेचर से। टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर डिफाइन करता है ना डिस्टर्बेंस को। यस सर। क्लियर? यस सर। क्यू रिवर्सिबल है, वो आपकी अनयूजुअल एनर्जी। ठीक है बेटा, तो एक बार सारा थोड़ा सा रिपीट कर दो बेटा। हाँ सर ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है ना? हाँ, ये एंट्रोपी। कांस्टेंट टेम्परेचर। सर तो इसे डेल्टा एच भी लिख सकते हैं। टी डेल एस को डेल्टा एच नहीं बेटा, डेल्टा एच में तो एंथैल्पी है, उसमें बहुत सारे फैक्टर है ना, उसमें यूजफुल एनर्जी भी होती है और अनयूजफुल एनर्जी भी होती है। सर डेल्टा हीट एच एट में कांस्टेंट प्रेशर का मतलब तो वही हुआ। हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब एंथैल्पी नहीं था ना, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब था बेटा वो तो। यस यस सर। सर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है इसमें। डिफाइन नहीं है वो तो, टेम्परेचर डिफाइन है, हो या ना हो सिर्फ एक कंपोनेंट से नहीं होगा ना। एक बेटा हल्का सा इसको वापस हल्के से सारा डिसाइड दिमाग में घुमा लो सारी चीज, थोड़ी दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि बिल्कुल नई चीज है और मुझे पता है हर साल बच्चों को जो आते हैं पहली बार पढ़ते हैं तो बहुत दिक्कत आता है। तो आप देखो वन बाय वन स्टार्ट करो। तो इसमें आपको बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो इस चैप्टर में कौन कौन सी है एक बार रिपीट करो बेटा, कौन कौन सी आपने पढ़ ली और कौन सी पढ़नी है? सर हमने अब तक हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी पढ़ लिया और हमें अब गिब्स फ्री एनर्जी गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ है ना। तो एंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब पॉइंट आता है कि ये एंट्रोपी है क्या चीज। सबसे पहले आप फिजिकल डेफिनेशन सोचो, फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन सोचो। फिजिकल क्या है देखो, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। सिंपली एंट्रोपी का सिंपल मतलब बेटा ये डिस्टरबेंस कितना, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस या मेजर ऑफ डिस्टरबेंस कितना। बट मैथमेटिकली आपको पहले समझ नहीं आएगा, मैथमेटिकली पहले फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो एंट्रोपी का फार्मूला डायरेक्ट एंट्रोपी का नहीं निकलेगा, एंट्रोपी चेंज का निकलेगा। क्या फार्मूला आएगा एंट्रोपी चेंज? डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। किस टेम्परेचर पर कितनी हीट रिवर्सिबली एब्जॉर्ब हो रही है, वो जो रेशियो होता है उसको मैथमेटिकली एंट्रोपी बोलते हैं। मतलब एंट्रोपी एक डायरेक्टली रिलेटेड चीज किसके साथ है, डिस्टर्बेंस डायरेक्टली रिलेटेड चीज किसके साथ है बेटा, टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर यूनिट क्या आएगा फिर देखो एंट्रोपी चेंज का या एंट्रोपी का, एनर्जी और बाई टेम्परेचर, एनर्जी बाई टेम्परेचर। क्लियर? फिर मैंने आपको सिंपली समझाने की कोशिश की कि अगर सिंपली किसी की एंट्रोपी कंपेयर करें तो किस किस चीज से कंपेयर हो सकती है बेटा? सर वो उसके फेज से कि वो कौन से, फेज, हाँ उसकी फेज के अंदर है। फेज से कि भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो किसकी एंट्रोपी कम होती है, किसकी ज्यादा? सर जो 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 गैसेस फेज में होता है उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है और जो सॉलिड फेज में होता है उसकी कम होती है। कम होती है। इसका एक एक्सेप्शनल केस बताया, और क्यों बताया वो भी याद करो, क्या रीजन बताया? सर वो एग का केस होता है, जब वो रो एग होता है तो उसके अंदर जो उसका अंदर का मटेरियल होता है वो लिक्विड होता है, बट हाँ। उस टाइम जो उसकी एंट्रोपी होती है वो कम होती है, क्योंकि उस टाइम जो प्रोटीन्स होते हैं वो फोल्डेड होते हैं एज कम्पेयर टू जब वो बॉइल्ड एग हो जाता है, उस टाइम प्रोटीन्स अनफोल्ड हो जाते हैं, इसलिए उनकी जो डिसऑर्डरनेस है वो बढ़ जाती है, इसलिए एज कम्पेयर उनकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। मतलब कुल मिला के बात ये बेटा, एग को बाहर से देख के हम नहीं बता सकते कि अंदर डिस्टर्बेंस है या नहीं है, इसलिए एग वाला पॉइंट हमें प्रैक्टिकली याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल में थोड़ा सा मिस कर गया। जैसे देखो एज इट, अगर एक अनस्ट्रेच रबड़ है हमारे पास, अनस्ट्रेच्ड रबड़, और एक स्ट्रेच्ड रबड़ है, रबड़ को खींच ले और रबड़ को ढीला छोड़ दे। जब अनस्ट्रेच रबड़ होता है तो अंदर जो थ्रेड होते हैं उसके ढीले डाले होते हैं, लेकिन जब स्ट्रेच करते हो तो वो रबड़ के जो अंदर वाले स्ट्रेच होते हैं बिल्कुल तन जाते हैं ऐसे। अब बताओ देखो डिस्टर्बेंस किस में ज्यादा है, अनस्ट्रेच में या स्ट्रेच में? अनस्ट्रेच में मोर डिस्टर्बेंस है ना, मोर डिस्टर्बेंस। तो ये भी कई बार एग्जामिनर पूछते हैं आपसे कि अनस्ट्रेच रबड़ को स्ट्रेच कर लें, खींच लें, तो बताओ एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। घटेगी। सर घट जाएगी क्योंकि वो ज्यादा ऑर्डर में आ गया है। ज्यादा ऑर्डर में, बस बेटा यही कॉन्सेप्ट है, ऑर्डरनेस देखना होता है। कर लोगे बेटा अब ये? सर सर ये स्ट्रेच रबड़ वाला एक बार बता दीजिए। बेटा रबड़ को खींचेंगे तो उसके जो तने हैं वो खिंच जाएंगे ना,
खिंच जाएंगे तो टाइट हो जाएंगे ना, हाँ टाइट हो जाएंगे तो उन पार्टिकल में मूवमेंट नहीं होगा। यस सर। हाँ और ठीक अगर है। हम ढीला छोड़ दें, धागों को ढीला छोड़ दें तो मूवमेंट बढ़ जाएगा वो, हाँ सर। है ना। तो ऐसे सोचना, क्लियर। यस सर क्लियर। तो इस टाइप से बेटा करना, मैं इसके क्वेश्चन भी डालूंगा, ट्राई करना क्वेश्चन करने की, अदरवाइज मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, पिछली भी डीपीपी जो दी थी वो भी डिस्कस करूंगा, और इस पर एक डीपीपी में आपको और दूंगा, अभी 2 डीपीपी डाली है मैंने कल, एक और दूंगा इस पे। और तब तक बेटा अभी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता था मेरे से, आप पूछ लो बेटा। यस सर, मैं पूछ रहा था। आप पूछो बेटा, डीपीपी से रिलेटेड तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसे ही। हाँ वैसे पूछो, डीपीपी सर तो क्या, बिकॉज मैं कल डिस्कस करूंगा ना। सर कुछ में दे रखा था कि एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, सर ये क्या होता है, मुझे समझ नहीं आया। क्या चीज एक बार रिपीट करो बेटा। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यस सर, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कह रहा है ना, एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह रहा है ना। तो हाँ, जो हमारी जो स्टैंडर्ड होती है वो लेनी है आपने, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाली। ओके सर। सर इसका एक क्वेश्चन है कि द एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और MgCl2 और वाटर फॉर्म हो रहा है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पहला ऑप्शन है कि 57.33 किलो जूल मतलब किलो जूल का एंथैल्पी मतलब होगी। स्टैंडर्ड पूछ रहा है ना। यस सर, स्टैंडर्ड पूछ रहे हैं। और सेकंड ऑप्शन है -57.33 किलो जूल पर मोल। थर्ड ऑप्शन है ग्रेटर देन -57.33 किलो जूल पर मोल। और लास्ट ऑप्शन है लेस देन -57.33 किलो मैग्नीशियम जूल की पर रिएक्शन मोल। किससे करवाई है बेटा उसने? HCl से। मैग्नीशियम की HCl बैलेंस इक्वेशन बना के वाटर देखो कितने बन रहे हैं, मैग्नीशियम सर ऑक्साइड का 1 1 मोल बन मोल रहा लेके। है, 1 मोल बन रहा है। 1 मोल बन रहा है। MgCl2 MgO। 2 बनने चाहिए बेटा, MgO है सर ना। क्यों? सर HCl एक H+ आयन देगा ना। HCl तो एक देगा, लेकिन आप तो MgO की कैलकुलेट करना चाहते हो। आपने तो MgO बोला था ना, MgO का HCl से रिएक्शन करवा के करवाना चाहते हो आप। यस सर। तो MgO को 1 मोल लेके बैलेंस करना बेटा इसमें, ओके। ना। हाँ, तो यहाँ से कैलकुलेट, समझ आ गया, गलत कर रहा था मैं। ठीक है, HCl को देखा। HCl नहीं करना इसमें MgO। और बोलो। हाँ सर, एक और क्वेश्चन है कि M इज अ मेटल दैट फॉर्म एन ऑक्साइड M2O। हाँ और रिएक्शन दे रखा है हाफ M2O गिव M+ सेम 1/4 सेम बेटा, O2। हाफ नहीं, M2O का 1 मोल लेके सोल्व करना, 1 मोल लगे। क्योंकि जिसका पूछेगा उसका तो 1 मोल लेना है ना। यस तो सर। सेम ऊपर वाले केस में जैसा था आपका, MgO का 1 मोल लेके करना था आपको। यस सर। सर इसमें M का 1 मोल लेंगे। M2O का जो उसने केमिकल लिया है, जो M2O। बेस लिया है, ओके। उसका बैलेंस करके ओके बताओ। सर, थैंक यू सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर मतलब बेस का ही 1 मोल लेके करना, एसिड का नहीं कर नहीं सकते? नहीं नहीं, जो बोलेगा इस इन सब क्वेश्चन में, जो अभी इसने पूछा ना, उन सब में बेस को लेके कह रहा था कि बेस का ये लेके करो। अगर वो कहता है एसिड लेके करो तो एसिड का 1 मोल लेते, अगर वो कहता है बेस लेके करो तो बेस का 1 मोल लेके करेंगे। सर वैसे देखिए, हम मेटल ऑक्साइड जो है वो मतलब कैसे बेस है, स्ट्रॉन्ग है या वीक? अगर एल्किल फर्स्ट ग्रुप के हैं तो स्ट्रॉन्ग है, एल्किली सर वाले मतलब तो। यस सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर तो सेकंड स्ट्रॉन्ग में ग्रुप में आ आएगा। जाएगा। और स्ट्रॉन्ग में आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग में आएगा और ट्रांजिशन मेटल वगैरह आगे आएंगे तो वीक हो जाएंगे वो। ओके सर। सर जो वो इंजन वाला एग्जांपल था सर, उसमें इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी इंक्रीज कैसे हो रही थी, वो समझ नहीं आया। क्यों? अंदर उसके पुर्जे हिलेंगे तो डिस्टरबेंस बढ़ेगी नहीं इंजन की अंदर की। अंदर कोई प्रोसेस होगा तो पिस्टन ही चलेगा इंजन का अंदर का, तो उससे डिस्टरबेंस बढ़ती है ना अंदर वाली। यस सर। बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी ना। ओके सर, थैंक यू सर।